के सेशन में। तो आज के सेशन में हम बात कर लेते हैं इग्नू का सेकेंड ईयर का कोड है BANS 184, जो कि महामारी विज्ञान यानी कि बोल सकते हैं ये आपके महामारी यानी कि अलग अलग जो बीमारियों के रूप में जो है ये पूरा आपका स्ट्रेटजी रहा है ये कोड। तो हम इस कोड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम रोगों का महामारी विज्ञान यानी कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 से हमने चैप्टर नंबर 3 तक अब तक कवर कर लिया है और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके अपने पर्टिकुलर चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर 4 आ जाता है आपका डेफिनेशन, जिससे हम बोल सकते हैं परिचय के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, पुरानी अथवा क्रोनिक डिजीज उन बीमारियों की परिभाषा के रूप में देखा जाता है जो धीमी धीमी जो है अपनी प्रगति दिखाती है, यानी कि स्लोली जो है आगे बढ़ती है किसी इंसान के अंदर। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जाके आगे आपको काफ़ी हद तक जो है आपके शरीर को, आपके बॉडी को, आपके डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर देता है। देखो, पुराना बीमारी जैसे कि हृदय का रोग, गठिया, मोटापा, कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक, पुरानी प्रतिरोध फुफुरिया रोग शामिल इसमें किए जाते हैं, जो कि ये बीमारी ऐसी है कि अगर सडनली शुरू हो जाती है तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, अगर बात कर जाए तो हृदय संबंधित रोग, गठिया हो गया, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो ये सब क्या है कि जानलेवा बीमारी है और एक बार हो गया इंसान को तो धीरे धीरे संक्रमित करती रहती है। संक्रमित का मतलब होता है कि इफेक्ट करती रहती है। ठीक है, अपने बोल सकते हो कि सामने वाले को पूरा डैमेज करती रहती है। तो आज के टाइम पे हमारा पर्यावरण, जैसे आपको भी पता है कि भाई खान पीन से काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। पर्यावरण की बात की जाए तो आप लोग भाई बोल सकते हो कि जो बर्तन यूज़ करते हो एल्युमिनियम का, उसमें हम खाना बनाते हैं। बाकायदा अगर मैं बात बोलूँ तो एल्युमिनियम में खाना पकने के कारण वो जहर का काम करता है, स्लो पॉइजन का काम करता है। स्लो पॉइजन यानी कि धीरे धीरे जहर आपके शरीर में फैलता है। इस पे बाकायदा रिसर्च भी हो चुका है कि एल्युमिनियम का बर्तन में खाना नहीं बना के खाना चाहिए। या तो फिर आपका चांदी हो गया, या तो फिर आपका तांबा हो गया, या फिर आपका पीतल। जिस तरीके से पहले पीतल के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, तो इस तरीके के व्यवस्थाओं में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात बोलूँ तो आपको घड़े या फिर मटके में पहले खाना बनाया था, तो वो कहीं ना कहीं शुद्ध था। लेकिन इससे तो छोड़ो, इससे की बात की जाए तो हमारे समाज में आज पर्टिकुलर हमारे बोल सकते हो कि प्रकोप की बात की जाए तो प्रकोप का मतलब होता है जो सडनली किसी भी क्षेत्र में आ जाता है और काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित कर देता है, जिसे बोल सकते हो डेफिनेशन ऑफ टर्म्स के रूप में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक के रूप में जो देखा जाए तो देखो, ये प्रकोप का मतलब ही होता है कि सडनली किसी भी क्षेत्र पर आपदा आ जाना, संकट आ जाना, यानी कि बोल सकते हो कि किसी ऐसे सिचुएशन का पैदा हो जाना जो पर्टिकुलर लोगों को काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है, लोगों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, उसी को हम प्रकोप बोलते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये आपका अटलांटा के बोल सकते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आपका जो है एक बार प्रकोप आया था। 2012 का टाइम था, जो कि कहीं ना कहीं इस स्थान पर भौगोलिक दृष्टिकोण था ना, यानी कि जोग्राफिक एनवायरनमेंट था, वो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका था। तो ये इस कारण से भी ना अलग अलग बीमारियों का स्थिति हम देख सकते हैं, महामारी उससे भी फैल जाते हैं। आप लोग साइक्लोन आता है, वोल्केनो फटता है, तो वोल्केनो फटने के कारण जो है आप लोगों को पता है उसके आसपास अलग अलग केमिकल रसायन के जो बोल सकते हो कि एनवायरनमेंट में फैल जाता है, जिसके कारण अलग अलग डिजीज़ होती है, बीमारियां होती हैं, महामारी के रूप में फैलने लगती है। धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में, हमारे एनवायरनमेंट में हमारा पूर्ण रूप से जो है अब एक्सप्लोर हो चुका है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के रूप में ये जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण लोगों का हद तक जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, हेल्थ प्रभावित हो रहा है, हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, और इससे मनुष्य का जो जीवन का लाइफ सर्कल है, जो एक टाइम पीरियड है, वो कहीं ना कहीं घटकर अब बहुत कम रह चुका है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो 1950 से पहले के लोगों की अगर आयु थी जीने की, वो लगभग
100 से ऊपर वर्षों तक 99-95 तक था, 90 से ऊपर था। लेकिन आज के टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 55, 60 और 65 तक की उम्र में ही जो है पर्टिकुलर लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि बीमारी और बोल सकते हैं कि हमारा चिकित्सा आज इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि इसके बिना हम आज सरवाइव नहीं कर सकते। बाकायदा हम इसके रूप में जो है केस डेली कंट्रोल करने के रूप में, केस कंट्रोल स्टडी के रूप में जो है इसको डे बाय डे हम जांच करते रहते हैं। अलग अलग बीमारियों का बोल सकते हो कि मेडिसिन क्रिएट करने में हम लगे पड़े हैं। तो ये अलग अलग रोगों के लिए जो है आज भी देखा जाए तो पूर्ण रूप से अगर मैं बात बोलूँ तो कैंसर का आज भी कोई इलाज नहीं है। कैंसर कहाँ कि पूरे जड़ से कैंसर को ठीक हो जाए, कैंसर का आज भी इलाज नहीं है। ठीक है, बाकायदा इसी कारण से जो है हमारी महामारी हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं ना कहीं अपना एक घर बनाकर बैठ चुका है और हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद आ जाता है कोहर्ट अध्ययन। कोहर्ट अध्ययन की बात की जाए तो इसमें आपका बोल सकते हो कि कोहर्ट स्टडी के रूप में देखा जाए तो जो जन्म, शहर, व्यवसाय और विवाह, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करते हैं कि भाई अगर कोई बीमारी कहाँ कौन से शहर से पैदा हुआ, ठीक है, और पैदा भी हुआ तो कि वहाँ के लोग व्यवसाय क्या कर रहे हैं, और जो लोगों में बीमारी फैली हुई है उनकी जन्म स्थिति क्या है, वो विवाहिक है या नहीं है, तारीख क्या है, इत्यादि इन सभी के बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। उसी को हम कोहर्ट स्टडीज़ बोलते हैं। ठीक है, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण के रूप में जो है कि ये हमने चैप्टर नंबर 1 में ही कवर कर लिया था। रैंडोमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल्स के रूप में देखा जाता है इसे। तो देखिए बीमारी को ना हम एंटियोलॉजी रूप में जो है एंटीबायोटिक रूप में कंट्रोल लिटिल बिट कर सकते हैं, लेकिन उसे जड़ से खत्म नहीं कर सकते। कोरोना है, कोरोना आपको लगता है कि जड़ से खत्म हो गया? नहीं, कोरोना आज भी कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है। आज भी अभी रिसेंट में ही फिर दिल्ली में फैल चुका था, फिर कंट्रोल किया गया। तो इत्यादि स्वरूपों में देखा जाए तो कोई भी बीमारी एक बार बोल सकते हो कि मार्केट में आ जाती है, उस बीमारी का पर्टिकुलर इलाज जो है ख़त्म करने के लिए नहीं है। जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि बीमारियों का जो एक बार स्टार्टअप हो जाता है वो जिंदगी और निरंतर काल तक जो है वो कहीं ना कहीं एक घर बनाकर बैठ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग मनुष्य का जीवन तथा देश का जीवन तथा देश की जीडीपी काफ़ी हद तक इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिल्टर ट्रायल जो है स्वास्थ्य के रूप में देखा जाता है कि हम अपने मनुष्य को जो यानी कि बोल सकते हैं कि जो मनुष्य है जो फील्ड ट्रायल्स के रूप में देखा जाता है, तो ये आपका हेल्थ पॉपुलेशन को मेजर करता है। इसमें आप लोग उस व्यक्ति को देख सकते हो कि जो हेल्दी हो, जो फील्ड के रूप में अपना वर्कआउट करता हो, इस तरीके के लोग इसमें शामिल हैं। उसके बाद सामुदायिक परीक्षण का मतलब ये होता है कि हम अलग अलग जो है ग्रुप कम्युनिटी ट्रायल्स के रूप में जो है हम क्या करते हैं, जोखिम भरे लोगों की और जो स्वास्थ्य भरे लोग हैं, जो स्वस्थ हैं, उनको हम मेजरमेंट करके डिवाइड करते हैं कि भाई इनमें से फिट कौन है, अनफिट कौन है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा राजनीति और बोल सकते हो कि जीडीपी ग्रो करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। इसीलिए ये करना आवश्यक बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है कि जब एक रोग दूसरे व्यक्ति से कांटेक्ट में आने से फैलने लगता है, उसी को हम संक्रामक रोग बोलते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशनल डिजीज के रूप में जानते हैं। अब यानी कि बोल सकते हैं कि इसे हम इन्फेक्शन डिजीज के रूप में भी जान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे से इन्फेक्शन होते ही दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उसको भी प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि जिसे वायरल फीवर बोलते हैं, कि एक सेकेंड थोड़ा, तो स्टूडेंट्स यही आपका जो संक्रामक रोग है इसे बोल सकते हैं इन्फेक्शन डिजीज के रूप में ही जानते हैं। तो हम देखते तो इसमें आपके रेस्ट्रोस्पिक स्ट्रोटिक्स,
कोहॉर्ट स्टडीज़ के रूप में देखा जाता है, जिसके पूर्वव्यापी कोहॉर्ट। देखो पूर्वव्यापी कोहॉर्ट का मतलब होता है कि छोटे स्तर पर यानी कि छोटे पैमाने पर मेजर किया जाता है, जो कि एक नमूना के रूप में यानी कि एक बोल सकते हो कि रिसर्च के रूप में इसे गणना के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि छोटा सा जोखिम भरा बीमारी से रिसर्च किया जाता है कि भाई ये बीमारी कैसे ठीक हो सकता है, तो उसी को हम पूर्वव्यापी कोहॉर्ट अध्ययन के रूप में जानते हैं। उसके बाद केस स्टडीज तो आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद आपका आ जाता है आवेक्षण अथवा निगरानी, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि सर्विलियंस के रूप में देखा जाता है, जैसे कि आपने सिविलियंस के रूप में भी देखा जाता है। तो देखो आज से हमारा बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में रोग नियंत्रण केंद्र व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि अनुशासन की निगरानी करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जो है 2012 में इसकी स्थापना की गई कि बीमारियों का चेकअप किया जाएगा कि भाई प्रॉपर किसी क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो आपने देखा होगा कि सरकारी कैंप भी लगते हैं बाकायदा कि हाँ भाई मतलब किसी मनुष्य को अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना हो तो उससे पता चले कि भाई कौन कौन सी बीमारियां मनुष्य में चल रही हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लोगों के द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों ने अपना जो है इस तरीके का क्राइटेरिया अपना लिया कि जिसे एज अ चेकअप, फ्री चेकअप के अकॉर्डिंग जो है उसको आगे बढ़ाया गया, ठीक है। अब उसके बाद गैर संचारी रोगों को अब धीरे धीरे और ज़्यादा प्राथमिकता हमारे देखते हुए देखा गया कि भाई वजन बढ़ना, ठीक है, और ऊंचाई का घटना, मधुमेह, हृदय रोग, ठीक है, और आपका कोलेस्ट्रॉल व्यवस्था जैसी संक्रामक बीमारियों का जो स्वरूप है वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे आज लोगों में हम बड़े पैमाने पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए डेली कुछ ना कुछ रिसर्चर जो है अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है। अब रोकथाम और नियंत्रण, रोकथाम और नियंत्रण की बात कर रहा है, यानी कि कंट्रोल की बात कर रहा है, प्रिविलेंस एंड कंट्रोल की बात कर रहा है। तो देखो भाई जीर्ण, जिसे हम जीर्ण बोलते हैं, यानी कि चिरकारिक रोग बोलते हैं, जिसे हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अब देखो क्रोनिक डिजीज वो होते हैं, डिजीज होती हैं जो हमारी प्राथमिकता, द्वितीयता तथा हमारे बोल सकते हो कि तृतीय व्यवस्था में जो है फैलने वाली होती हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो तीव्रता इतनी तेज होती है कि ये डिजीज को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, इसका लेवल कंट्रोल नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं अनकंट्रोल हो जाती हैं और विश्व स्तर पर काफ़ी हद तक इसको नुकसान पहुंचाने का जो कारण बना था। 2000 के आसपास क्रोनिक डिजीज जो है विश्व में इतनी महामारी बीमारी को फैला चुका था, जिसके अंतर्गत इसको कंट्रोल करना, इसकी जो बोल सकते हैं कि प्राथमिकता थी कि कंट्रोल कैसे किया जाए, उस पर काबू किसी व्यक्ति या फिर किसी साइंटिस्ट या किसी बोल सकते हो चिकित्सक का नहीं था। जिसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि आज के समय में क्रोनिक डिजीज को फैलने से रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के आपके टीका लगाया जाता है, ठीक है। बुखार हो गया, हैजा हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया, बुखार, मलेरिया, पगा घाघा, पोलियो, प्लेग, चीचक जैसे बीमारियों ने जो है पूरे विश्व स्तर पर अपना एक ऐसा इतिहास का छाप छोड़ दिया है, जिसके कारण आज भी लोग इन बीमारियों के नाम से भयभीत हो जाते हैं। चेचक बीमारी, जो कि हमारे भारत की आज़ादी से पूर्व देखा जाता है कि चेचक बीमारी इस कदर फैली हुई थी विश्व स्तर पर कि उसके दूर से ही लोगों का एक अंदर एक जहन में डर पैदा हो जाता है। जैसे कि कोरोना के टाइम आपने देखा होगा, चेचक बीमारी उस समय कोरोना के रूप में देखा जाए, उस समय की बात की जाए तो कोरोना से भी खतरनाक बीमारी था। तो आज भी कहीं ना कहीं चेचक बीमारी आज हमारे समाज में आज भी भली भांति फूल फल रही है, जैसे कोरोना, ठीक है। तो ये जैसे बीमारियां हैं, जैसे कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मलेरिया हो गया, ठीक है, जो आपके प्रोटोजोआ जैसे आपके अलग अलग एंजाइम्स के रूप में जो है ये बीमारियां अपना घर बना लेती हैं, और ये बीमारियां कुछ पर्टिकुलर इंसानों में इफेक्ट और ज़्यादा गहरा करती हैं। जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि इंसानों की जो कैलोरीज होती है, इंसानों की जो आरबी आपकी वाइट ब्लड सेल होता है, आरबीसी होता है, ठीक है, वो प्रॉपर अगर वर्क नहीं करता और उसका नर्व्स और उसका बोल सकते हो ह्यूमैनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं वो बीमारी उस इंसान को ख़त्म कर देती है। जैसे कि कोरोना में आपने देखा होगा कि जो यंगेस्ट थे उनको कुछ नहीं हो रहा था, जो पर्टिकुलर बुजुर्ग थे उन्हीं को बोल सकते हो कि स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होकर उनकी मृत्यु हो रही थी।
तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो कि अब कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 तक पूरा जो है सेशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 तक कवर कर लिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। उन क्वेश्चन की सेशन को उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके अपने सेशन को अटेंड कर लीजिए एंड अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए।